औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 परिचय एवं प्राधिकारीगण। इसमें शब्दावली के बारे में अध्ययन करेंगे। समुचित सरकार, एप्रोप्राइएट गवर्नमेंट। समुचित सरकार विभिन्न विवादों के संदर्भ में निम्नानुसार निर्धारित की जाएगी। केंद्रीय सरकार निम्नलिखित औद्योगिक विवादों के संदर्भ में समुचित सरकार से तात्पर्य केंद्र सरकार से होगा यदि औद्योगिक विवाद से संबंधित उद्योग केंद्र सरकार द्वारा अथवा उसके अधिकार के अंतर्गत चलाया जाता हो, अथवा यदि विवाद से संबंधित उद्योग रेलवे कर्मचारी द्वारा चलाया जा रहा हो, अथवा यदि विवाद से संबंधित उद्योग उन उद्योगों में से हैं जिसे केंद्र सरकार ने अपने नियंत्रण में घोषित कर रखा है, अथवा निम्नलिखित में से कोई भी उद्योग जिसका नियंत्रण केंद्र सरकार के अधीन है, जैसे डोक लेबर बोर्ड, भारतीय उद्योग वित्त निगम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कोयला श्रमिकों का ट्रस्टी बोर्ड, भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत स्थापित ट्रस्टी बोर्ड, इंडियन एयरलाइंस तथा एयर इंडिया कॉरपोरेशन, भारतीय जीवन बीमा निगम, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, जमा बीमा तथा साख गारंटी निगम, केंद्रीय भंडारण निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय खाद्य निगम, दो या अधिक राज्यों के संबंध में गठित बोर्ड, भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, निर्यात साख गारंटी निगम, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय आवासन बैंक, कोई बैंकिंग कंपनी, कोई बीमा कंपनी, कोई खान, कोई तेल का कुआं, छावनी मंडल, कोई भी बड़ा बंदरगाह। राज्य सरकार उपयुक्त विवादों को छोड़कर अन्य किसी भी विवाद के संदर्भ में समुचित सरकार से तात्पर्य राज्य सरकार से होगा। धारा 2A अधिनिर्णय अवार्ड। अधिनिर्णय से आज से श्रम न्यायालय, औद्योगिक अधिकरण अथवा राष्ट्रीय अधिकरण द्वारा किसी औद्योगिक विवाद के संबंध में दिए गए अंतिम अधिनिर्णय अथवा अंतिम अधिनिर्णय से हैं। धारा 10A के अंतर्गत दिया गया पंच निर्णय या पंचाट भी इसी में सम्मिलित माना जाएगा। धारा 2B सेवा योजक या नियोक्ता एम्प्लॉयर। सेवा योजक की परिभाषा भी इस अधिनियम में दी गई है, जो निम्नानुसार है। यदि कोई उद्योग केंद्रीय या राज्य सरकार के किसी विभाग के अधिकार के अंतर्गत चलाया जाता है तो ऐसी दशा में निर्धारित अधिकारी ही सेवा योजक माना जाएगा। यदि किसी भी अधिकारी को सेवा योजक के रूप में निर्धारित नहीं किया गया है तो विभागाध्यक्ष ही सेवा योजक माना जाएगा। यदि कोई उद्योग किसी स्थानीय प्राधिकारी की ओर से अथवा उसके द्वारा चलाया जाता है तो उस प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी ही सेवा योजक माना जाएगा। धारा 2G औद्योगिक विवाद शब्द को हम समझ चुके हैं। इसके अतिरिक्त तालाबंदी है, हड़ताल, छटनी, जबरदस्ती आदि शब्दों की परिभाषा का आगे अपन अध्ययन करेंगे। अब अधिनियम के अधीन प्राधिकारीगण ऑथोरिटीज अंडर द एक्ट। हम औद्योगिक विवादों की रोकथाम एवं निपटारे की व्यवस्था का सामान्य अध्ययन कर चुके हैं। इस व्यवस्था के कुछ कानूनी प्राधिकारी भी है जिनकी नियुक्ति गठन औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधानों के अनुरूप ही की जाती है। यह हम औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन औद्योगिक विवादों के निपटारे की व्यवस्था तथा इससे संबंधित प्राधिकारियों के संबंध में कुछ वैधानिक प्रावधानों की चर्चा कर रहे हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित प्राधिकारीगण हैं। पहला, कार्य समिति वर्क्स कमेटी। दूसरा, परिवेदना निर्वहन प्राधिकारी ग्रीवेंस सेटलमेंट अथॉरिटी। तीसरा, समझौता अधिकारी कॉन्सिलाइजेशन ऑफिसर। चौथा, समझौता मंडल बोर्ड ऑफ कॉन्सिलाइजेशन। पांचवा, जांच न्यायालय कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। छठा, श्रम न्यायालय लेबर कोर्ट। और सातवां, औद्योगिक अधिकरण इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। और आठवां, राष्ट्रीय अधिकरण नेशनल ट्रिब्यूनल। औद्योगिक विवादों के निपटारे की व्यवस्था या मशीनरी फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। इस अधिनियम में दी गई औद्योगिक विवादों के निपटारे की व्यवस्था को अग्रांकित 4 भागों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। पहला, स्वैच्छिक निपटारा व्यवस्था वॉलंटरी सेटलमेंट मशीनरी। स्वैच्छिक निपटारा व्यवस्था में हम कार्य समिति को सम्मिलित करते हैं। दूसरा, समझौता आधारित व्यवस्था पक्षकारों में समझौता करवाकर औद्योगिक विवादों को निपटाने की मान्यता के आधार पर कार्य करने वाले इस अधिनियम में 4 प्राधिकारी हैं। परिवेदना निर्वहन अधिकारी, समझौता अधिकारी, समझौता बोर्ड। इसके अतिरिक्त अधिनियम में औद्योगिक विवादों के कारणों की जांच पड़ताल करने के लिए जांच न्यायालय
कोर्ट ऑफ इंक्वायरी स्थापित करने की भी व्यवस्था है। तीसरा, न्यायिक व्यवस्था, जुडिशियल मशीनरी। इस अधिनियम के अंतर्गत न्यायिक व्यवस्था के आधार पर औद्योगिक विवादों का निपटारा करने वाले 3 प्राधिकारी है: श्रम न्यायालय, औद्योगिक अधिकरण तथा राष्ट्रीय अधिकरण। अब है चौथा, ऐच्छिक पंचनिर्णय व्यवस्था, वॉलंटरी आर्बिट्रेशंस। अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत औद्योगिक विवादों के निपटारे के लिए ऐच्छिक पंचनिर्णय की व्यवस्था भी है। अब हम इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहला, कार्य समिति। धारा 3 के अंतर्गत कार्य समिति के गठन की व्यवस्था है। इस संबंध में प्रमुख प्रावधान निम्नानुसार है। समूची सरकार द्वारा गठन। जब किसी भी औद्योगिक संस्था या प्रतिष्ठान में 100 या अधिक श्रमिक कार्य कर रहे हो या पिछले 12 महीनों की अवधि में कार्य कर चुके हो तो समूची सरकार उसमें कार्य समिति के गठन का आदेश दे सकती है। धारा 3(1) सदस्य संख्या। कार्य समिति का गठन सेवा आयोजकों तथा श्रमिकों के प्रतिनिधियों से ही किया जाएगा, किंतु श्रमिक प्रतिनिधियों की संख्या किसी भी दशा में सेवा आयोजकों की प्रतिनिधियों की संख्या से कम नहीं होनी चाहिए। धारा 3(1) कार्यरत श्रमिक ही श्रम प्रतिनिधि। कार्य समिति में श्रमिकों का प्रतिनिधित्व वही व्यक्ति कर सकता है जो संबंधित प्रतिष्ठान में कार्यरत हो। बाहरी व्यक्ति श्रम प्रतिनिधि नहीं हो सकता। प्रतिनिधियों का चुनाव। श्रमिकों के प्रतिनिधियों का चुनाव होना आवश्यक है। चुनाव द्वारा ही प्रतिनिधित्व तय किए जा सकते हैं। औद्योगिक विवाद केंद्रीय नियम 1957 के अनुसार श्रमिक प्रतिनिधियों का चुनाव 2 समूह में होना चाहिए, जो अग्रानुसार है। संस्थान के उन श्रमिकों द्वारा चुनाव जो किसी पंजीकृत श्रम संघ के सदस्य हैं तथा संस्थान के उन श्रमिकों द्वारा चुनाव जो किसी पंजीकृत श्रम संघ के सदस्य नहीं हैं। सेवा आयोजकों के प्रतिनिधियों का नामांकन। कार्य समिति के लिए सेवा आयोजकों के प्रतिनिधियों का नामांकन सेवा आयोजक द्वारा किया जाएगा, किंतु जहाँ तक संभव हो सके वहाँ तक वे ही अधिकारी नामांकित किए जाने चाहिए जो संस्थान के कार्य संचालन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हो। सदस्यों की संख्या। कार्य समिति के सदस्यों की संख्या संस्थान में नियुक्त श्रमिकों के प्रकार, समूह या श्रेणियों के आधार पर निर्धारित की जा सकती है, किंतु केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार इसमें सदस्य संख्या 20 से अधिक नहीं हो सकती है। कर्तव्य। इस कार्य समिति के निम्न प्रमुख कर्तव्य होंगे: सेवा आयोजक या श्रमिकों के बीच सद्भावना एवं अच्छे संबंध स्थापित करने तथा उन्हें बनाए रखने के प्रयास करना। श्रमिकों एवं सेवा आयोजकों के सामान्य हितों के मामलों पर विचार विमर्श करना तथा सेवा आयोजकों या श्रमिकों के सामान्य हितों के मामलों पर उत्पन्न किसी भी मतभेद को दूर करना। धारा 3(2) अब है परिवेदना निवारण प्राधिकारी, ग्रीवेंस सेटलमेंट ऑथोरिटीज। सन 1982 में एक संशोधन विधेयक पारित करके इस अधिनियम में एक नए प्राधिकारी गठन की व्यवस्था की गई, जिसे परिवेदना निवारण प्राधिकारी के नाम से जाना जाता है। इस संबंध में धारा 9(c) में प्रमुख प्रावधान निम्नानुसार है। पहला, परिवेदना निवारण की व्यवस्था करना। प्रत्येक सेवा आयोजक को अपने औद्योगिक संस्थान में परिवेदना निवारण की व्यवस्था उपलब्ध करनी होगी। यदि उसके औद्योगिक संस्थान में कम से कम 50% श्रमिक कार्यरत है तो आप पिछले 12 महीने की अवधि में किसी भी दिन 50 से अधिक श्रमिक कार्यरत रहे हो। व्यवस्था इस अधिनियम के नियमों के अंतर्गत होना। सेवा आयोजकों को परिवेदना निवारण की व्यवस्था इस अधिनियम के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार ही उपलब्ध करनी चाहिए। उद्देश्य। इस व्यवस्था का उद्देश्य उन औद्योगिक विवादों का निपटारा करना है जो कि किसी श्रमिक विशेष से संबंधित है। श्रमिक या श्रम संघ द्वारा मामला सौंपना। जब भी कभी किसी श्रमिक विशेष के संबंध में औद्योगिक विवाद उत्पन्न हो तो श्रमिक या श्रम संघ जिसका वह श्रमिक सदस्य हैं परिवेदना प्राधिकारी को मामला सौंप सकता है। निर्धारित विधि से सौंपना। औद्योगिक परिवेदना निवारण प्राधिकारी के पास विवाद उस विधि सौंपना चाहिए जो विधि से नियम के अंतर्गत बने नियमों के अधीन निर्धारित कर दी जाए। प्राधिकारी की कार्रवाई। परिवेदना निवारण प्राधिकारी को अपने कार्रवाई उस विधि से संचालित करनी चाहिए जो इस अधिनियम के नियमों के अंतर्गत निर्धारित कर दी जाए। उसे इन्हीं नियमों के अंतर्गत निर्धारित समयावधि में ही अपनी कार्रवाई पूरी कर लेनी चाहिए। अन्य प्राधिकारियों के पास मामला निर्दिष्ट करने पर प्रतिबंध। अधिनियम में औद्योगिक विवादों के निपटारे के लिए अन्य कई प्राधिकारी समझौता बोर्ड, श्रम न्यायालय, न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय न्यायाधिकरण है। इस धारा में ये व्यवस्था है कि कोई भी औद्योगिक विवाद तब तक इनमें से किसी प्राधिकारी नहीं सौंपा जाएगा जब तक कि संबंधित परिवेदना निवारण अधिकारी के पास मामला न सौंप दिया गया हो।
तथा परिवेदना निवारण प्राधिकारी का निर्णय विवाद के किसी भी एक पक्षकार को स्वीकार नहीं हो। दूसरे शब्दों में प्रत्येक औद्योगिक विवाद को न्यायिक प्रक्रिया में लाने से पूर्व परिवेदना निवारण प्राधिकारी के समक्ष लाना अनिवार्य है। अब समझौता है सुलह अधिकारी, कॉन्सलाइजेशन ऑफिसर, नियुक्ति, कार्यक्षेत्र आदि, अपॉइंटमेंट, एरिया एटसेट्रा। धारा 4 के अधीन समझौता या सुलह अधिकारी की नियुक्ति, कार्यक्षेत्र आदि के संबंध में प्रावधान है जो निम्नलिखित है। पहला, समझौता सरकार द्वारा नियुक्ति। समझौता सरकार राज्य के गजट में अधिसूचना जारी करके जिन्हें ठीक समझे उन्हें समझौता अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकती है। उनका कार्य औद्योगिक विवादों में मध्यस्थता करना तथा समझौतों के लिए प्रेरित करना होगा। एक से अधिक की नियुक्ति, यदि सरकार उचित समझे तो एक से अधिक समझौता अधिकारियों की नियुक्ति का आदेश भी दे सकती है। धारा 4(1) एक से अधिक की नियुक्ति भी कर सकती है। कार्यक्षेत्र, समझौता अधिकारी किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए या किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट उद्योगों के लिए नियुक्त किया जा सकता है। कार्य अवधि, सरकार किसी भी समझौता अधिकारी की कार्य अवधि को निर्धारित कर सकती है। इसकी नियुक्ति स्थायी या अल्पकाल के लिए हो सकती है। कर्तव्य, ड्यूटीज, समझौता अधिकारी या सुलह अधिकारी के कर्तव्य: मध्यस्थता करना तथा समझौतों के लिए प्रेरित करना। समझौता या सुलह अधिकारी का कार्य औद्योगिक विवाद में मध्यस्थता करना तथा समझौता करने के लिए पक्षकारों को प्रेरित करना है। समझौता कार्रवाई करना, समझौता अधिकारी का प्रमुख कार्य औद्योगिक विवादों के समझौते की कार्रवाई करना है। उसके इन कार्यों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। जहाँ कोई औद्योगिक विवाद विद्यमान है अथवा उसके उत्पन्न होने की संभावना है, वहाँ समझौता अधिकारी समझौते की कार्रवाई प्रारंभ कर सकता है। यदि किसी लोकोपयोगी सेवा में औद्योगिक विवाद के संबंध में धारा 22 के अंतर्गत नोटिस प्राप्त हो चुका हो तो उसी समझौता कार्रवाई प्रारंभ करनी पड़ेगी। धारा 12(1) निर्धारित विधि से कार्रवाई करना, समझौता अधिकारी का कर्तव्य है कि वह समझौते की कार्रवाई पूर्व निर्धारित विधि के अनुसार ही करे। सभी तथ्यों की तत्काल जांच करना, समझौता अधिकारी का एक कर्तव्य यह भी है कि उस विवाद के उचित निपटारे के लिए विवाद की से प्रभावित करने वाली समस्त बातों की तत्काल जांच पड़ताल करनी चाहिए। विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य कार्य करना, समझौता अधिकारी को वे सभी अन्य कार्य भी करने चाहिए जिनसे पक्षकारों को उचित व शांतिपूर्ण निपटारे के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, किंतु ये औद्योगिक विवाद का निर्णय नहीं कर सकेगा। धारा 12(2) समझौते की रिपोर्ट भेजना, यदि समझौता कार्रवाई के दौरान विवाद का या विवाद से संबंधित किसी मामले का निपटारा हो जाए तो समझौता अधिकारी को इसकी रिपोर्ट समझौता सरकार या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी के पास भेजनी चाहिए। इस रिपोर्ट के साथ उसी समझौते का प्रपत्र भी भेजना चाहिए। उस पर विवाद के पक्षकारों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए। समझौता न होने पर रिपोर्ट भेजना, यदि संबंधित पक्षकार किसी भी निपटारे पर न पहुंचे हो तो भी समझौता अधिकारी को जांच पूरी होने के पश्चात यथाशीघ्र समझौता सरकार के पास एक रिपोर्ट भेजनी पड़ती है। इस रिपोर्ट में निम्न बातों का उल्लेख होगा: विवाद से संबंधित तथ्यों एवं परिस्थितियों का पता लगाने के लिए उसने कौन कौन से कदम उठाए हैं, विवाद का निपटारा करवाने के लिए उसने क्या क्या कदम उठाए हैं, वे तथ्य, परिस्थितियाँ तथा कारण जिनकी वजह से समझौता नहीं हो सका, मामले को आगे निर्देशित करना। यदि उपयुक्त रिपोर्ट पर विचार करने के बाद समझौता सरकार इस बात संतुष्ट हो कि इस मामले को समझौता बोर्ड या सर्व न्यायालय, औद्योगिक अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के प्रति निर्देश किया जा सकता है तो वह ऐसा निर्देश कर सकेगी। यदि ऐसा निर्देश नहीं किया जाता है तो सरकार इसके कारणों को अभिलिखित करेगी तथा संबंधित पक्षकारों को सूचित करेगी। रिपोर्ट देने की अवधि, समझौता अधिकारी को अपनी रिपोर्ट कार्रवाई प्रारंभ करने के 14 दिनों में अथवा समझौता सरकार द्वारा निर्धारित किसी भी कम अवधि में प्रस्तुत करनी चाहिए, किंतु समझौता अधिकारी की पूर्वानुमति से विवाद के सभी पक्षकार लिखित ठहराव द्वारा इस अवधि को जितनी चाहे बढ़ा सकते हैं। धारा 12(6) शक्तियाँ, पावर्स, समझौता अधिकारी की शक्तियाँ या पावर्स क्या है? परिसर में प्रवेश की शक्ति, किसी विद्यमान अथवा संभावित विवाद की जांच करने के उद्देश्य से समझौता अधिकारी उपयुक्त सूचना देकर औद्योगिक विवाद से संबंधित किसी भी संस्थान में प्रवेश कर सकता है। धारा 11(2) उपस्थिति के लिए बाध्य करने की शक्ति, समझौता अधिकारी को यह अधिकार है कि वह औद्योगिक विवाद से संबंधित किसी भी व्यक्ति को जांच के लिए उपस्थित होने के लिए बाध्य कर सकता है। और प्रलेख मांगने एवं निरीक्षण करने की शक्ति,
समझौता अधिकारी विवाद से संबंधित या इस अधिनियम के अंतर्गत दिए गए किसी भी निर्णय को लागू करवाने हेतु या किसी अन्य कर्तव्य को पूरा करने हेतु किसी आवश्यक प्रलेख की मांग कर सकता है तथा उन्हें उपलब्ध करने के लिए बाध्य कर सकता है। इस हेतु समझौता अधिकारी के अधिकार कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंतर्गत दिए गए दीवानी न्यायालयों के अधिकारों के समान ही होंगे। धारा 11(4)। इस प्रकार आज अपने उद्योग विवाद अधिनियम 1947 के शब्दावली के समुचित सरकार उचित प्राधिकरण के बारे में अध्ययन किया है। कल अपन अन्य शब्दावली का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।